आज हम आपसे मुलाकात कराने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश हुकूमत में राज्य मंत्री के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम फेस मोहतरम दानिश आजाद अंसारी के साथ। देखिए, मेरा मैसेज बहुत साफ, बहुत सिंपल है। मैं ख़ास तौर पर अपने मुस्लिम समाज से ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज दुनिया तेज़ी से बदल रही है। दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। ऐसे समय इस आधुनिक दुनिया में, इस तेज़ी से बदलती हुई दुनिया में, इस तेज़ी से आगे बढ़ती हुई दुनिया में हमारा कौम भी कदम से कदम मिला के दुनिया के साथ चले। अपने कौम को, अपनी कम्युनिटी को हम कैसे आगे ले जाएँ के बारे में सोचने की ज़रूरत है। हर फील्ड में हम आगे जाएँ। हम स्पोर्ट्स में आगे जाएँ, हम आर्ट एंड क्राफ्ट में आगे जाएँ, हम लिटरेचर में आगे जाएँ, हम सिविल सर्विसेज में आगे जाएँ, हम सिनेमा में आगे जाएँ, हम हर क्षेत्र में हम आगे जाएँ। मैं एज अ मुस्लिम यूथ दानिश आज़ाद अंसारी पूरी तरीके से अपने कौम की खिदमत करने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन हमको और आपको मिलके अपने कौम के तरक्की के बारे में सोचना पड़ेगा। हम और आप जब साथ मिलेंगे तभी कौम आगे बढ़ेगा। शिक्षा में हम पिछड़ गए, आर्थिक रूप से हम पिछड़ गए, सामाजिक रूप से हम पिछड़ गए, राजनीतिक रूप से हम पिछड़ गए। तो इसका दोष क्यों भाजपा को आप दे रहे हैं? अगर हमारे कौम के हाथ में हुनर है, अगर उस हुनर का सही इस्तेमाल होता तो वो फर्नीचर जो एक बनाते हुए वो जिंदगी से, उसका बाप भी बनाता था फर्नीचर, वो लड़का भी बनाता है फर्नीचर, और उसका घर आप देखिए कि टूटा फूटा घर है, और उस फर्नीचर को वहां से उठा के लोग देश और विदेश में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उनके घर आलीशान है। लखनऊ में हम बैठे हैं। इसी लखनऊ में अगर आप जाके देखेंगे कि कई ऐसी जगह है जहाँ पर मार्केट में ठीक बगल में दुकानें, जो वफ़ की दुकान नहीं है, वो किराए पे उठ रही है 50,000 रुपये महीने पे, और ठीक बगल में उसकी वफ़ की लैंड है, वो किराए पे उठ रही है 2,000 पे। अब बताइए ये कहाँ का नियम है? हम पूरी ईमानदारी से, हमारी सरकार इन चीज़ों पे काम कर रही है, और यकीनी तौर पे अगर इस पे कौम का भी पूरी तरीके से साथ मिलेगा तो हम कौम को भी उस तरक्की के मुकाम पे, उस तरक्की के ऊंचाइयों पे हम सब ले जा सकते हैं, जिसकी सोच हमारे कौम के एक एक लोग जिसकी सोच रखते हैं। हमारे यहाँ 1,25,000 जो वफ़ की संपत्ति है उत्तर प्रदेश में, हमने अभी तक 90,000 के आसपास वफ़ की संपत्ति को लिस्ट करने में कामयाबी हासिल की है। जो हमारे देश के हाजी जा रहे हैं, तो खासतौर पर हमारे उत्तर प्रदेश के जो हाजी जा रहे हैं, इनको अच्छी व्यवस्था मिले, रूम अच्छे मिले, टॉयलेट्स अच्छी मिले। सितारे हिंद पॉडकास्ट विद नदीम फरूक। नजर नजर में बिखरना कमाल होता है, नफस नफस में उतरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। दोस्तों आदाब, मैं आपका दोस्त नदीम फरूक। सुखन्नान की एक खूबसूरत और आपकी पसंदीदा सीरीज है सितारे हिंद, जिसमें हम हिंदुस्तान की मुख्तलिफ शोबाजात में काम करने वाली अहम शख्सियात के साथ आपकी मुलाकात कराते हैं। उसी सीरीज के एक और एपिसोड के साथ आज मैं आपके खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम आपसे मुलाकात कराने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश हुकूमत में राज्य मंत्री के तौर पर अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ और हज मंत्रालय जैसे एक अहम और बेहद अहम मंत्रालय के साथ जुड़े, और अपने छात्र जीवन से एक एनर्जेटिक यूथ लीडर के तौर पर उभरे भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम फेस मोहतरम दानिश आजाद अंसारी के साथ। दानिश आजाद अंसारी साहब बुनियादी तौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया जैसे जिले से निकल कर आते हैं, और फिर आकर उत्तर प्रदेश के पूरे प्रदेश के अलग अलग जिलों में रहने वाले लोगों के दिलों के करीब पहुंचते हैं अपने काम करने के एक अनोखे अंदाज के साथ। आज बहुत सारी बातचीत उनसे करेंगे, तो आइए मुलाकात करते हैं अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ और हज मंत्रालय के साथ राज्य मंत्री जनाब दानिश आजाद अंसारी के साथ। अब हम मुलाकात करते हैं। दानिश भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हम बहुत दिनों से आपसे वक्त मांग रहे थे, और जाहिर है कि सरकार की जो आपकी जिम्मेदारियां, और यहाँ और दिल्ली की भागदौड़, और पूरे क्षेत्र में, और आजकल शादियों का सीजन, तो जाहिर है कि इसमें थोड़ा सा वक्त, थोड़ी सी देर से हम ले पाए, लेकिन मिला, इसके लिए आपका पहले ही एडवांस में बहुत शुक्रिया। हम बातचीत शुरू करते हैं। 33 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे के एक वजीर बनने का सफर सुनने में, देखने में और कहने में आसान लगता है, लेकिन इसमें क्या-क्या रहा, ये सब कुछ हमें आज आपसे जानना है। तो बलिया से आपका सफर शुरू होता है, तो पहले जरा सा अपने फैमिली के बारे में, बलिया में आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, उसके बारे में जरा सा कुछ बताएं। देखिए, जैसा कि अभी आपने बताया कि मैं बलिया
ज़िले से ताल्लुक़ रखता हूँ और हमारा बलिया ज़िला एक क्रांतिकारी ज़िला है। हाँ, बागी बलिया के नाम से बागी बलिया उसको कहा जाता है और आज़ादी की जो पहली लड़ाई की आवाज़ को बुलंद किया गया, 1857 की क्रांति जो पूरे देश और दुनिया में मशहूर है। वो आवाज़ भी बुलंद करने का काम बलिया से ही हुआ। यकीनन। तो यकीनन इतनी क्रांतिकारी और इतनी अहम अगर आप किसी ज़िले में पैदा होते हैं, उस ज़िले की जो मिट्टी, हुँ, उस मिट्टी में एक अलग तरीके की बात है जिसने हमेशा किसी भी नौजवान के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी भर के और समाज में आगे बढ़ने का काम। ये यकीनन ज़रिए व ज़मीन से आप उभर रहे हैं। किसी भी फील्ड में केवल पॉलिटिक्स में नहीं, हमारे बलिया ने पॉलिटिकल भी है, साहित्य में भी है, अलग-अलग एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी है, हर लेवल पे बलिया ने बहुत बड़े-बड़े नाम दिए हैं और यकीनी तौर पे ऐसे एक ज़िले में पैदा होना जो अपने आप में बागी बलिया, अब जब बलिया कहते हैं तो लोग आगे से बागी खुद ब खुद जुड़ जाता है। उस जनपद में पैदा होने का एक हमें सौभाग्य जिसको कहते हैं, जिसको एक खुशनसीबी कहते हैं, वो मिला। हमारी शुरुआती पढ़ाई वहीं से हुई और मैं बहुत एक जो आम भारतीय परिवार जिसको कह सकते हैं, उस आम भारतीय परिवार में मैं जन्मा। हुँ, मेरी जो माताजी हैं, वालिदा हैं, वो सरकारी टीचर थी। अच्छा। और हमारे कई सारे भाई जो हैं वो अलग-अलग टीचिंग लाइन में ही ज़्यादा, एजुकेशन लाइन में ही ज़्यादा हमारे परिवार के लोग जुड़े रहे। मैं परिवार का पहला ऐसा शख्स हूँ जो पॉलिटिकल फील्ड में जो आगे बढ़ा जी, और 35 साल की जो आपने जो उम्र बताई उसके बाद जब कई बार आदमी जब 33 साल की उम्र सुनता है कि 33 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में कोई यंग अगर ब्लड अगर मिनिस्टर बनता है तो लोग सोचते हैं कि किसी बड़े बिजनेसमैन का बेटा हो इसीलिए मैंने ये बैकग्राउंड जानना चाहा। या किसी बड़े पॉलिटिशियन का बेटा होगा, इसीलिए इतने यंग एज में इसको भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी में इसको मौका मिला। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, आप भी मुझे जानते हैं बेहतर तरीके से कि मैं ना मेरे परिवार में कोई पॉलिटिक्स में था, ना ही मेरे परिवार में कोई बिज़नेस में था। मैंने जैसे बताया कि आम भारतीय परिवार, उसमें ऐसे एक परिवार में मैं पैदा हुआ। ना आर्थिक रूप से कोई बहुत मजबूत बैकग्राउंड थी और ना राजनीतिक रूप से कोई बहुत निश्चित मजबूत। तौर पे हमने शुरुआती पढ़ाई वही बलिया से की और 12th करने के बाद हम लखनऊ यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन करने आ गए और स्टूडेंट पॉलिटिक्स में मैं उसी समय में 2005-6 में जब हमने एडमिशन लिया, तभी हमने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हम इंटर किए और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े। जी, यानी लखनऊ यूनिवर्सिटी में जब आप आए ग्रेजुएशन के लिए तब आप एबीवीपी से जुड़े। जी, जी। उसके बाद में आपने मास्टर्स क्वालिटी कंट्रोल में किया है, जहाँ तक मैंने आपके बारे में रिसर्च की है, तो क्वालिटी कंट्रोल में आपने मास्टर्स किया शायद इग्नू से। लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने किया। अच्छा, उसको आगे मैं बता रहा हूँ कि 12th की पढ़ाई मैंने बलिया से की। उसके बाद हम एक आम परिवार जब अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेजता है, जी, जी, तो उसी सपने के साथ हमारे भी घर वालों ने यहाँ भेजा जी, और यहाँ पढ़ाई करने। और जब हम यहाँ आए, तो शुरुआत से ही मुझे सोशल वर्क में इंटरेस्ट था। मैं जब स्कूल में भी था, तभी से हमें सोशल वर्क में इंटरेस्ट था, समाज की सेवा कैसे की जाए। क्योंकि हम लोग घर से निकलते थे और स्कूल के बीच में एक लंबा जो सफ़र होता था साइकिल से हम लोग जब जाते थे, तो समाज के अलग-अलग वर्गों को हम वो देखते थे, सफ़र के दौरान देखते थे, उसको घर से स्कूल तक जाते थे। तो हमने महसूस किया कि समाज के वो वर्ग जो पिछड़े हैं, जो वंचित हैं, जिनको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है, उसके लिए भी एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें कुछ करना, ये भी हमारी ज़िम्मेदारी है। तो वो सोच वहीं से पनपी जब हम लोग स्कूल टाइम में थे और वहाँ से जब हम लोग ग्रेजुएशन करने आए, तो हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स से जुड़े क्योंकि जब मैं आया यहाँ ग्रेजुएशन करने, तो एक आम परिवार के बच्चे की तरह मैं भी यहाँ नए जब लखनऊ शहर में आ पाऊँ, लखनऊ एक राजधानी है, एक स्कूल से निकल के एक लखनऊ यूनिवर्सिटी जैसे बड़े इदारे में आपने प्रवेश किया, वहाँ पढ़ाई की, जहाँ पे प्रदेश भर से ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी कई सारे स्टूडेंट आते हैं। जी, तो वहाँ मैंने एक अलग दुनिया देखी और यहाँ की दुनिया के भी कई सारे प्रॉब्लम्स थे। कई सारे ऐसे बच्चे जो ग्रामीण अंचल क्षेत्र से आते थे, उनकी समस्याएँ मैंने देखी, स्कॉलरशिप को लेके, हॉस्टल्स को लेके, पढ़ाई को लेके। तो वहीं से मेरे मन में एक ऐसा विचार आया कि हमें भी आगे बढ़ के, क्योंकि मैंने बताया कि बलिया की क्रांतिकारी भूमि से हम आते हैं, तो वो भूमि में जो भी पैदा होता है, उसके अंदर ये भाव खुद ब खुद जागृत हो जाते हैं। ये जो बच्चे हैं जिनकी आवाज़ नहीं उठ पा रही, इन पे नाइंसाफ़ियों के खिलाफ आवाज़ उठाना ये तो उस मिट्टी का कमाल है, ये उस तो मिट्टी का इनकी आवाज़ को बुलंद करना भी मैंने समझा कि हमारी ज़िम्मेदारी है। तो हमने तभी से हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एंटर की और तभी से हमने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उसके पीछे का भी एक कहानी है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ही क्यों? जी, कई लोग ये पूछते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ही ये सवाल मैं करने वाला था जी, आपसे। क्योंकि आप एक मुस्लिम हैं
तो आप और भी दीगर जो पार्टीज़ हैं और स्टूडेंट यूनियंस थे, उसमें आप जा सकते थे। लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी में इंटर किया तो मैंने देखा कि बहुत सारी समस्याएँ जैसे मैंने बताया और मैंने देखा कि कुछ एक 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 ऐसा छात्रों का ग्रुप है, जो बड़ी ईमानदारी से उन छात्रों की मदद कर रहा है जो परेशान हैं। उन छात्रों की आवाज़ उठा रहा है जो परेशान है, बड़ी ईमानदारी से। और मैंने उसमें ख़ास बात ये देखी कि वो ना केवल उस प्रॉब्लम को उठा रहे हैं, बल्कि उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के मोड तक ले जा रहे हैं। अच्छा, कि किसी की आवाज़ उठाना वो अलग बात है, लेकिन उसको सॉल्यूशन मोड तक ले जाना, ये बड़ी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये था। बड़ी बात है। आपने सिर्फ नारा लगा दिया, यहाँ से काम नहीं दूसरे काम नहीं चलेगा। आपने जिसकी आवाज़ उठाई, क्या उसको सॉल्यूशन मिला? क्या उसकी प्रॉब्लम एग्ज़ैक्टली। को दूर कर पाए? तो मैंने देखा कि एक कुछ ऐसे छात्रों का ग्रुप है जो इसके लिए बड़ी संजीदगी से काम कर रहा है। तो मैंने उनसे बातचीत हुई शुरुआत में ही, तो मुझे मालूम चला कि वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हैं लोग। तभी से एक इंटरेस्ट अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से एक मेरा जुड़ाव 2005-6 के समय ही मेरा हुआ और हमने फिर उसके कार्यक्रम्स में और अलग-अलग उनके रैलीज़ में पार्टिसिपेट करना शुरू किया और मैंने देखा कि बड़ी ईमानदारी से वो छात्र संगठन जो है छात्रों की जो प्रॉब्लम्स है स्कॉलरशिप को लेके, हॉस्टल्स को लेके, एडमिशन्स को लेके और भी जो अलग-अलग प्रॉब्लम्स है, उसके लिए बड़ी ईमानदारी से और बड़े तरीके से उस आवाज़ को उठाने का काम करता है। तो तभी से मेरा जुड़ाव अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हुआ। फिर हमने लखनऊ यूनिवर्सिटी में मैंने ग्रेजुएशन किया। फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया, मास्टर्स वहीं से किया टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। फिर मैंने मास्टर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी किया। जी। तो एक लंबे समय तक हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी जुड़े रहे और लखनऊ यूनिवर्सिटी से भी जुड़े रहे। अच्छा, यहाँ मेरा जो सवाल था, मैं जो सप्लीमेंट्री तौर पे एक सवाल जोड़ना चाहता था कि बलिया जिस सरज़मीन से आप आते हैं उसे समाजवाद की प्रयोगशाला के तौर पे कहा जाता था कि ये समाजवाद का जो बड़ी लेबोरेटरी के तौर पे बड़े-बड़े नाम चंद्रशेखर जी का नाम वहाँ से उभरता है और भी बहुत सारे नाम। कभी मतलब आपके ज़हन में ऐसा कुछ आया कि समाजवाद के रास्ते से हमें पॉलिटिक्स में जाना चाहिए? देखिए या उस वक़्त तक कोई इरादा नहीं? नहीं हमारा मकसद राष्ट्रवाद को था, नेशन फर्स्ट। नेशन फर्स्ट, बिल्कुल। जब मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में उसके पहले भी जब मैं था तो हम लोग जब मैं आपको अपनी फीलिंग बता रहा हूँ जब हम लोग जी, स्कूल में जाते थे तो जब मॉर्निंग असेंबली होती थी तो मॉर्निंग असेंबली में जब जनगण मन होता था जी, तो उस जनगण मन से हमारे अंदर एक अलग एनर्जी आती थी। जी, तो एक राष्ट्रवाद की भावना शुरुआत से कि भाई हम जिस देश में पैदा हुए, हम जिस धरती पे पैदा हुए, उस देश के लिए, उस धरती के लिए जो हमारी ज़िम्मेदारी है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसको पूरा करना है। यकीनन। और शुरुआत से ही कि नेशन के लिए क्या कर सकते हैं। विचारधारा कई होते हैं, लेकिन सारी विचारधाराओं को समाहित करते हुए जो सारी विचारधाराएँ जिस महासागर में गिरती हैं, वो महासागर हमारा राष्ट्र है, हमारा देश है। तो हमारा ये शुरुआत से मानना था कि हम अपने भारत देश के लिए कैसे अच्छा कर सकते हैं और निश्चित तौर पे बलिया में बहुत बड़े-बड़े ऐसे लोगों ने जन्म लिया जिन्होंने भारत देश के राजनीतिक एंगल से भी भारत देश के बड़ा बड़े नाम और बड़ा-बड़ा कद आए बिल्कुल। और जिन्होंने अंग्रेज़ों के समय लड़ाई लड़ने में जिन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई। जी, तो जी। यकीनी तौर पे जब हम लोग बचपन से जहाँ पैदा हुए और जिन महान विभूतियों की कहानी सुन के हम जब बड़े हुए, बचपन में हमारे दादा ने पहले तो कहानियों का दौर ज़ाहिर है, अभी कहानियों का दौर थोड़ा कम हो गया है, लेकिन जब पहले कहानियों का दौर था, लालटेन का दौर था, हाँ, हाँ। ढिबरी का दौर था। वो तो चौपालों पे बैठ के जो बातें होती थी और बुजुर्ग जो है घर में बच्चों को कहानियाँ सुनाते थे। तो हमारे दादा साहब हमारे जो है वो बहुत क्रांति के समय की कहानियाँ सुनाते थे, वो भी सेनानी रहे थे। वो भी अच्छे शिक्षक थे, प्रिंसिपल थे। अपने समय में उन्होंने बहुत अच्छे एजुकेशन के लिए काम किया। तो वो जब बलिया की कहानी और सुनाते थे किस तरीके से 1942 में जो बलिया हमारा आज़ाद हुआ, जी, किस तरीके से हमें आज़ादी मिली उस या उससे पहले भी 1857 के समय क्या चीज़ें हुई, अलग-अलग जो क्रांति के समय नमक आंदोलन के समय क्या हुआ, सत्याग्रह के समय क्या हुआ, जो हमारे विदेशी कपड़ों को त्याग करने के समय बलिया ने क्या किया, तो जब कहानी हम सुनते थे बचपन से, जी। तब उस कहानी के अंदर हम खो जाते थे और वो उसी कहानी ने धीरे-धीरे हर बलियावासी के अंदर, मेरे ही अंदर नहीं हर बलियावासी के अंदर समाज के प्रति कुछ कर गुज़रने की एक पॉज़िटिव थॉट को जन्म दिया। ये जो बलिया यानी ये पीढ़ी दर पीढ़ी आया, मतलब ये ये हमें सीना पर सीना विरासत। ये विरासत में मिला। बलिया की क्रांतिकारी भूमि आज भी क्रांतिकारी कही जाती है। ये विरासत में हमें मिला। हमारे पुरखों ने, हमारे बाप-दादाओं ने वो कहानियाँ सुनाई। उन कहानियों को सुन के हम बड़े हुए और उन कहानियों को सुनते हुए हमने ये समझा कि हमारे कंधे पे भी ज़िम्मेदारी है कि उस कहानी को, उस परिपाटी को आगे बढ़ाएँ। बिल्कुल। यकीनी तौर पे बलिया ने हमेशा
बलिया ने प्रधानमंत्री भी दिया, बलिया ने 1857 क्रांति को जन्म भी दिया, बलिया ने अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ाने में भी बहुत अहम रोल निभाया। बलिया में भी अपने आप में बलिया की भी अलग-अलग क्षेत्र की अलग कहानी है। बलिया में बलिया क्षेत्र की अलग कहानी है, बलिया में बलिया क्षेत्र की अलग कहानी है, बिल्कुल, बासडी क्षेत्र की अलग कहानी है। तो उन कहानियों को सुन के जब हम बड़े हुए, तो उसी कहानी ने हमारे अंदर समाज सेवा का एक जज़्बा, एक जोश, एक जुनून जगाया और उसी जोश, जुनून और जज़्बे के बदौलत हम अपने छात्र जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में, अपने राजनीतिक जीवन में हम आगे बढ़े। अच्छा, ये जो एबीवीपी का सफर था, ये आपके मास्टर डिग्री तक रहा जिस तरह से आपने किया। उसके बाद आप अल्पसंख्यक मोर्चे के तौर पर बीजेपी के दूसरी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन में आप अल्पसंख्यक मोर्चे जी, उसके पहले मैं जब 2006 5-6 से मैं ये विद्यार्थी परिषद में मैंने काम किया। 11-12 से लेके बाद 2012 में छात्र संघ चुनाव की घोषणा हुई, लेकिन फिर किसी वजह से वो नहीं छात्र संघ चुनाव नहीं हो पाए। हमारा म मन था छात्र संघ चुनाव लड़ा जाए। फिर 2017 तक मैं रहा। पढ़ाई तो मैंने 5-6 ही साल किया यूनिवर्सिटी में, बट यूनिवर्सिटी में मैं करीब 12-13 साल रहा। तो 2017 में जब उत्तर प्रदेश में सरकार आई हमारी, माननीय मुख्यमंत्री जी बने, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, तो 18 में मुझे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से उत्तर प्रदेश हमारी जो भाषा समिति, उर्दू भाषा समिति, उसका सदस्य बनाया। उसका सदस्य मुझे 18 बनाया गया। 18 से 21 तक मैं उसका सदस्य रहा। फिर 2021 में मुझे भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे का प्रदेश महामंत्री बनाई। फखरुद्दीन अली अहमद 2018 से 21 तक, और फखरुद्दीन अली अहमद जो कमेटी है उसका मैं सदस्य रहा 18 से 21 तक, और उसके बाद 21 में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के महामंत्री, प्रदेश महामंत्री जी। बनाए गए आप। और फिर आपने उस 1 साल में अल्पसंख्यकों को भारतीय जनता पार्टी की जो बेसिक थीम है उसके साथ जोड़ने के लिए जो प्रयास जी, वो ईमानदारी से में काम किया। जो 1 साल आपने बड़ी मेहनत से काम किया। अच्छा, जब 2022 के चुनाव के बाद जब दूसरी सरकार बन रही थी, योगी आदित्यनाथ 2.0 जब दूसरी सरकार बन रही थी, उस वक़्त जब आपका नाम आया तो लोग चौंक गए। एक ऐसा आदमी यानी उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया, किसी मुस्लिम ये इस पर बातें हो रही हैं। लेकिन जब सरकार बनी और फिर मंत्री के तौर पर जब आपको शपथ दिलाई गई, तो लोगों को लगा कि यार ये नाम कहाँ से निकल के आया? मतलब जैसे प्रथम दृष्टया जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ लोगों को लगा होगा कि ये कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से जिसका आपने पहले ही ज़िक्र किया। लेकिन ऐसा नहीं था। तब जब लोगों ने आपको रिसर्च करना शुरू किया, आपको गूगल पे आपको ढूँढा, तलाश किया, तो पता लगा कि छात्र जीवन से उभरने वाला एक ऐसा नौजवान जो 1988 में जिसकी पैदाइश होती है और वो इस तरह से बढ़ते-बढ़ते यहाँ तक पहुँचता है। तो लोगों को आपने चौंकाया एकदम लोग चौंके कि ये क्या हुआ? और बहुत सारे लोग इससे अचंभित भी हुए और उन्हें लगा भी कि अगर मेहनत की जाए किसी संगठन के साथ जुड़ के, तो लोगों को उसका नहीं, यकीनी तौर पे देखिए, मैं जब मिनिस्टर बना तो अचानक से, जैसा आपने कहा कि कई सारे लोगों को ऐसा लग सकता है कि रातों-रात ये नाम आया, अचानक नाम आया। लेकिन वो नाम वहाँ पहुँचने में दशक लगे। दशक लगे। वही बात मैं आया आपको इस 2005-6 में जब हम लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी में आए, 2005-6 से लेके 2022 तक का एक लंबा 17 साल का टाइम 17 साल हमने इसी लखनऊ में एक आम छात्र जीवन बिताया। मैंने जैसे बताया, हम आम परिवार से आते थे, बहुत ज़्यादा पॉकेट मनी नहीं आती थी, और जब यूजी और पीजी ऑफ़िशियली यूजी पीजी जब ख़त्म हो गया, तो पॉकेट मनी भी आना बंद हो गया। तो हमने कैसे हम लोग छात्र जीवन में अपने, मैं शुक्रिया अदा करूँगा हमारे उन दोस्तों का, उन साथियों का, परिवार वालों का, कि जिन्होंने हमेशा हमारी ये जो लड़ाई थी जी। सामाजिक उत्थान की, उस लड़ाई में हमेशा हमारा साथ दिया। हमारे विद्यार्थी परिषद के तमाम हमारे सीनियर्स, जिन्होंने हमेशा हमें पॉज़िटिवली मोटिवेट रखा। क्योंकि देखिए, बिना अपने मोटिवेशन के इतनी लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकते थे। नहीं लगा। बहुत सारे लोग हमारे साथ आए, लखनऊ आए, पढ़ने आए, वो लोग हमारे से अच्छे काम करते थे, लेकिन सर्वाइव नहीं कर पाए। लेकिन हम लोगों ने, ऊपर वाले का करम है, दोस्तों का साथ है, माँ-बाप का आशीर्वाद है, हमारे विद्यार्थी परिषद के हमारे सीनियर्स का मोटिवेशन है कि हम लोगों ने इस लड़ाई को हमेशा जारी रखा। बहुत सारी चीज़ें हम लोग संघर्ष में बहुत अच्छा, 2005 से 22 तक ये अगर देखें हम 22 में आप मंत्री बनते हैं, 2005 से 22 तक ये 17 साल। इन 17 सालों में आपने 3 सरकारें देखी। 2005 में मायावती जी की सरकार थी बहुजन समाज पार्टी की, उसके बाद में 2012 में सपा, 12 में सपा आ गई, तो 12 से 17 तक आपने सपा देखी। तो 2 सरकारें ही आपने उससे पहले देखी और फिर 17 से 22 में योगी आदित्यनाथ जी का पहला कार्यकाल
ये आपके सामने, 22 पे आप मंत्री बनते। तो ये 3 सरकारें आपके सामने से गुजरी। तो वो जो 2, 3 और 5, 8 साल का जो टाइम था, वो तो विपक्ष की राजनीति का था। मतलब ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि आदमी सिर्फ जो है सरकार में है इसलिए अच्छे से सर्वाइव कर रहा है। तो वो आपने संघर्ष भी किया उसके लिए। निश्चित तौर पे देखिए और छात्र जीवन में जब आप उतरते हैं और एक आम परिवार के बैकग्राउंड से उतरते हैं, तो बहुत सारे संघर्ष होते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। रिसोर्सेज होते हैं और छात्र जीवन में आपकी टीम बड़ी होती है। उस टीम को सर्वाइव कराना, खुद भी सर्वाइव करना, उस टीम को भी जोड़े रखना, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज होता था। लेकिन मैंने जैसे बताया कि हमारे दोस्तों का खास तौर पे उन साथियों का शुक्रिया, जिन्होंने विद्यार्थी परिषद के उन साथियों का शुक्रिया जिन्होंने हमेशा पॉजिटिवली हम लोग का साथ दिया। और उन्होंने हमेशा हमें मोटिवेट किया कि आप लड़ाई लड़ो क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हो, आपकी सोच सही है, हम आपके साथ खड़े हैं। इसी लखनऊ में हमने बहुत संघर्ष किया हम लोग। बहुत सारी कहानियाँ, अगर कहानियों पे आएँगे तो बहुत सारी कहानियाँ हैं कि हम लोग ₹20 का पेट्रोल भराया करते थे अपनी गाड़ी में और उस 20 रुपए पेट्रोल में ये था कि इतने ही किलोमीटर चलेगी, तो हम लोग यूनिवर्सिटी से हॉस्टल और हॉस्टल से यूनिवर्सिटी ही जाते थे। एक गाड़ी पे टिपलिंग करके जाते थे। अरे उधारी पे कैंटीन में समोसे खाते थे, छोले खाते थे, दिन दिन भर चाय, समोसे, छोले पे रहते थे हम लोग। जिस बंगले के बाहर, जिसको बंगला कहें, आवास में हम आप बैठे हैं, इसी के बाहर एक चाय और छोले की दुकान है। हम लोग वहाँ भी आके चाय छोला खाते थे और वहाँ बैठ के कहते थे इन्हीं बंगलों में एक दिन बैठा जाएगा। अच्छा, ये उस वक़्त आप कहते थे? कहते थे। हाँ, ये छात्र जीवन में इस तरह की बातें होती हैं कि ये जो बंगला देख रहे हो ना, ये किसी मंत्री का है। वो एक समय आएगा जब हम भी इसी ये हुआ हम लोग के साथ। हम लोग विधानसभा के सामने गुजरते थे तो हम लोग कहते थे एक दिन यहाँ हम लोग बैठेंगे और जनता की आवाज़, युवाओं की आवाज़ को बुलंद करेंगे, अरे वाह! और बुलंद की। तो ये सब वाक़ई हुआ है घटना। तो ज़बरदस्त। ये कहा जाता है जैसे आप लोग शायर हैं, आप लोग अच्छे लेखक हैं, तो आप लोग जो अपनी बातों को अच्छे से परोसते हैं, हम लोग ये वाक़ई ये कहते थे कि इन जगहों पे हम लोग को बैठना है। हम लोग जब इसी लखनऊ में हम लोग रहे और कई बार ऐसा रहा कि हम लोग के पास मकान नहीं था। हम लोगों ने किसी दोस्त के यहाँ, किसी अपने जानने वाले के यहाँ कई रातें गुज़ारी हैं। खाने के पैसे नहीं रहते थे। हम लोगों ने कई दोस्तों यारों के यहाँ रात का खाना खाया, दिन भर केवल चाय समोसे में गुज़रा है। तो बहुत लंबा हम लोगों ने भी संघर्ष देखा है। लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है कि ऊपर वाले ने हमारी इस अच्छी भावना को हमेशा देखा और इतने यंग एज में समाज की सेवा करने का एक मौका थी। देखिए, राजनीति में या छात्र राजनीति में आने का मकसद केवल किसी पद को पाना नहीं था। बिल्कुल। ये पद एक ज़रिया है, ये एक पद एक रास्ता है कि आपके थॉट को, आपकी जो सोच है, उस सोच को बल मिले। आपकी जो सोच है, उस सोच को एनर्जी मिले। लेकिन राजनीति में आने का हमेशा हमारा मकसद था कि हमको समाज के वेलफेयर के लिए काम करना है। ख़ास तौर पे जो हमारा अल्पसंख्यक समाज है, जिसके विकास के लिए बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी। जो हमारे युवा हैं, नौजवान हैं, इसके इसके थॉट को, इसकी एनर्जी को किस तरीके से हम एनर्जी को लेके विकास के लिए आगे बढ़ा सकते हैं, समाज के विकास के लिए, देश के विकास के लिए। तो इस सोच के तहत हमने हमेशा राजनीति की है। और यकीनी तौर पे यही सोच, यही हमारा जो मुझे लगता है कि जो हम लोग हमारा जो हमारे दिल की जो ईमानदारी थी, ये ऊपर वाले को कहीं न कहीं इस ईमानदारी यकीनन, यकीन आया और उसने इतने यंग एज में बिना किसी बड़े रिसोर्स के हम लोग को यहाँ बैठाया। भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, यहाँ पे इतने सारे हमारे साथी लोग हैं। कहीं कोई भी बन सकता था मिनिस्टर, ऐसा बिल्कुल कोई सही बात है। बिल्कुल। लेकिन अगर हमारे प्रधानमंत्री जी ने सीधे हमें चुना, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीधे हमें चुना, तो एक बहुत ये खुशी की बात भी है, ये बहुत गर्व की बात भी है और ये बहुत ज़िम्मेदारी की बात भी है। ये ज़िम्मेदारी की बात। ये गर्व और खुशी के साथ-साथ ये ज़िम्मेदारी, बड़ी ज़िम्मेदारी भी लेके आती है क्योंकि जब आप यंग एज में आपको कुछ मिलता है, तो आपके पास बहुत सारी एनर्जी होती है। और आपके पास काम करने का और प्रूव करने का समय भी समय होता मतलब है। दोनों तो चीज़। निश्चित तौर पे ये चैलेंजेस होते हैं और यकीनी तौर पे जब से हम मिनिस्टर बने, आप खुद देख रहे हैं और हमारे समाज के लोग भी देख रहे हैं कि हम पूरी ईमानदारी से सरकार की चीज़ों के साथ तालमेल बैठाते हुए कैसे समाज को आगे ले जाएँ, मैं इस नियत मैं पूरी तरह से पूरी ईमानदारी के साथ इस कैमरे के ज़रिए लोगों तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि मैंने जितना आपको समझा है, मैंने बहुत आपके बारे में समझने की कोशिश की है। मैं देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश में भी और उत्तर प्रदेश से बाहर भी, जिस तरह से आपने भारतीय जनता पार्टी की जो मेन पार्टी लाइन है, उसके साथ जुड़े रहते हुए समाज के दबे-कुचले सभी वर्गों को साथ में लेकर चलने का जो एक वो दिखाया। मैं आपको छोटे-छोटे गाँव में भी देखता हूँ, लोगों से मिलते-जुलते, कार्यक्रमों में भी देखता हूँ, बड़े कार्यक्रमों में भी आपको एज़ ए चीफ गेस्ट देखता हूँ। मैंने प्रदेश से बाहर भी आपको देखा है, तो ये मैं गवाही दे सकता हूँ इस बात की कि जितनी एनर्जी आपके अंदर है, वो कमाल है। मैं इसके लिए तो आपको बहुत मुबारकबाद वैसे ही कभी-कभी जब बात होती है तो देता रहता हूँ। लेकिन आपका जो काम करने का अंदाज़ है, वो भी बहुत अनोखा है।
अच्छा ये बताएं जरा कि जब आपने भारतीय जनता पार्टी की तरफ एबीवीपी के थ्रू जब आपका जुड़ाव हो रहा था, तो क्या बलिया में जिस जगह से आप आते हैं, वहाँ के मुस्लिम समाज की तरफ से आपसे कुछ इस तरह का कोई सवाल कभी उठा कि क्या यार क्या तुम बीजेपी के साथ जुड़ रहे हो या ये या इस तरह का कभी कुछ हुआ क्या? देखिए, एक एक जो भ्रम फैलाया गया भारतीय जनता पार्टी के बारे में या वही भी सरकार के बारे में, खासतौर पे मुसलमानों के अंदर, मुझे लगता है पर्सनली कि ये भ्रम बेवजह का फैलाया गया और ये भ्रम को फैलाने के लिए बड़ी सुनियोजित तरीके से कुछ पार्टियों ने साजिश रचा। कुछ पार्टियों ने इस भ्रम को फैलाने के लिए बड़े प्रॉपर तरीके से पैटर्न रचा। लेकिन मेरा ये मानना है कि मुसलमानों के सही तरीके से विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत पॉजिटिवली काम कर रही है। मैं एग्जांपल के तौर ये बताना चाहूँगा कि मैं केवल इसलिए ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ या मैं गवर्नमेंट का मैं मिनिस्टर हूँ। मुझे जो लगता है कि आज़ाद हम 1947 में बार-बार कहता हूँ, हम 1947 में आज़ाद हुए। जी। देश का पहला शिक्षा मंत्री हमारे कौम का बनता है। जब भारत मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो हमारे देश का पहला देश का शिक्षा मंत्री बनता है। जी। तो आप ये बताइए किसी गाँव में एग्जांपल करते हैं कॉमन पहले ताकि लोगों को समझ में आए कि किसी गाँव में मान लीजिए मेरे परिवार का बच्चा आईएएस ऑफिसर बन जाता है जी। या बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, तो उस गाँव का सबसे अच्छा मकान, सबसे खूबसूरत मकान मेरा होना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल। सबसे अच्छा नहीं होगा तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर का तो मकान लोग कहेंगे गाँव में अच्छे मकानों में या ठीक-ठाक मकानों में इनका मकान। बिल्कुल सही बात। क्योंकि आदमी जब कोई आदमी अपने घर का, कोई परिवार का बनता है तो सबसे पहले अपना घर ठीक करता है। बिल्कुल सही ठीक बात। है? तो आप ये बताइए, मैं भी एक नौजवान होने के नाते मेरे मन में भी सवाल है कि जब देश का पहला शिक्षा मंत्री हमारे कौम का बनता है और 2012-13 में, तब तो भाजपा की सरकार नहीं थी, 2012-13 में कांग्रेस की सरकार थी। तो एक एक रिपोर्ट आती है, एक रिसर्च आता है, एक स्टडी आती है और देश में तालीम के रूप में सबसे पिछड़ी कौम अगर कोई गिनता सच्चर कमेटी और 5-6 में रंगनाथ कमेटी आ गई। हाँ, 5-6 में सच्चर और रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट आप आती है। 5-6 में सच्चर कमेटी जो आप बताए 2005-6 में उसकी रिपोर्ट आई। 2005-6 में कांग्रेस की शासनकाल था। जी। ठीक है ना? उसके पहले भी कांग्रेस पार्टी का लंबे समय तक शासनकाल रहा। लगभग 60 साल से अधिक कांग्रेस पार्टी ने शासन किया। तो आप ये बताइए, जो 12-13 में भी रिपोर्ट आई, 2005-6 में रिपोर्ट आई, तो देश में एजुकेशन वाइज सबसे पिछड़ी कौम अगर कोई गिनी जा गई तो मुसलमानों की। मुसलमानों को गिना तो गया। मैं एग्जैक्टली बिल्कुल सही क्यों हैं आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारे कौम का बेटा जब देश का शिक्षा मंत्री बना तो आखिर क्या वजह रह गई कि सबसे ज्यादा तालीम में हम निचले पायदान पर है। हम पहले नहीं होते, दूसरे होते, तीसरे होते, चौथे होते, कहीं तो हम स्टैंड करते। हम सबसे नीचे सबसे नीचे कैसे चले? ये सवाल ये बताओ, ये ये सवाल सवाल बनता है। ये मैं एक एक मुस्लिम यूथ होने के नाते पूछ रहा हूँ कि भाई हमारी तो वो हमारे हिमायती सरकार कही जाती थी। वो तो हमें बहुत पुचकारते थे। हमारे जो रोज़ा इफ्तार होते हैं वहाँ वहाँ खूब आते थे, खूब दावतें उड़ाते थे। लेकिन उन्होंने केवल हमें रोज़ा इफ्तार तक सीमित रखा। उन्होंने हमारे रोज़ा इफ्तार में आके अब केवल हमारी टोपियाँ नहीं पहनी, हमें टोपियाँ पहनाई, जो कहावत है। ये बहुत बड़ी एक साजिश रची है। क्या देखिए, फिर मैं दूसरा एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। जी। अभी आप उठिए और अगर आपको फर्नीचर बनवाना हो, तो अगर आप खोजेंगे अच्छा फर्नीचर वाला कि वो कौन बनाने वाला अच्छा है, तो वो हुनरमंद आदमी मिलेगा मुस्लिम समाज का। जी। अगर आपको अपनी गाड़ी खराब हो गई हो और सबसे अच्छा मैकेनिक आपको शहर सबसे वो मुस्लिम मिलेगा। वो मुस्लिम मिलेगा। अगर आपको कपड़े सिलाना हो, सबसे अच्छे कपड़े कोई सिलेगा तो मुसलमान सिलेगा। ठीक है? आप जिस टेबल चेयर पे हम बैठे हैं, इस टेबल को चेयर को बनाने वाला भी मुसलमान है। बिल्कुल। ठीक है ना? ये आस-पास जितनी सामान देख रहे हैं, जितने सामान भी देख रहे हैं, इसमें 70% जो उद्योग है, चाहे काँच का काम हो, चाहे गमले का काम हो, चाहे फर्नीचर का काम हो, चाहे टीन शेड जो लगे हैं उसका काम हो, इसको जो बेस्ट आपको बनाने वाला कारीगर मिले वो मुस्लिम मिलेगा। तो हुनर हुनर किसके पास था? स्किल किसके पास था? मुस्लिम। मुसलमान के पास था। स्किल होने के बावजूद भी वो स्किल्ड आदमी सबसे ज्यादा गरीब अगर कोई मिलेगा तो वो स्किल्ड आदमी मिलेगा। ये क्यों हुआ ऐसा? शिक्षा में हम पिछड़ गए, आर्थिक रूप से हम पिछड़ गए, सामाजिक रूप से हम पिछड़ गए, राजनीतिक रूप से हम पिछड़ रहे हैं। तो इसका दोष क्यों भाजपा को आप दे रहे हैं? 7 साल कांग्रेस पार्टी रही। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी ऐसी पार्टियां रही जो हमारे वोट की ताकत से, मैं ऑन एयर भी करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं कि हमारी वोट की ताकत से वो लोग मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, लेकिन हमारे विकास के लिए उन लोगों ने कोई काम नहीं किया। ये सवाल बनता है। ये सवाल बनता है। बिल्कुल भाई, एक मुस्लिम नौजवान होने के नाते ये सवाल पूछता हूँ कि आखिर हमारे तालीम में क्यों नहीं ठोस कदम उठाए गए? हमारा मदरसा एजुकेशन,
मदरसा एजुकेशन के लिए क्या केवल उर्दू, अरबी, फारसी तक मुसलमानों को सीमित रखना ये सही है? यानी क्यों नहीं मॉडर्न एजुकेशन के साथ उसे जोड़ा गया? हाँ, बताइए क्यों आज क्यों 2022 में मदरसा मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही है? ये बात 1992 में हो सकती थी, ये बात और भी 2006 में हो सकती थी, ये बात 2012 में हो सकती थी, ये बात 2013 में हो सकती थी, ये बात उस समय भी हो सकती थी जब वो पार्टियां थी जो अपने आप को मुसलमानों का हितैषी होने का ढिंढोरा पीटती थी। तभी भी मदरसों में अगर वो लोग चाहते तो कंप्यूटर सिखाया, उर्दू अरबी फारसी फोन कंप्यूटर पढ़ाया जा सकता, मैथमेटिक्स पढ़ाया जा सकता था, पढ़ाई जा सकती। स्किल डेवलपमेंट से जोड़ा जा सकता था, रोजगार से जोड़ा जा सकता था। उन्होंने नहीं किया। ये बात मैं डंके के चोट पे कह सकता हूँ, उन्होंने नहीं किया। आज वही काम भारतीय जनता पार्टी अगर कर रही है तो वो मुझे लगता है कि अगर हितैषी है तभी कर रही है। ट्रिपल तलाक एक ये बहुत देखिए बात करनी पड़ेगी। अगर हम अपनी कमियों की बात नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए हमारे साथ क्या दिक्कत है, हो सकता है किसी को अच्छी लगे, किसी को बुरी लगे बात। लेकिन जब तक हम अपनी कमियों की बात नहीं करेंगे, जब तक हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हमारे अंदर ये कमी है, इसको सुधारा जाए, तब तक वो कमी दूर नहीं हो सकती। ट्रिपल तलाक कितना बड़ा दंश था हमारे समाज के लिए। हमारी बहन, मान लीजिए हमारी बहन हमारे घर की बेटी है, अगर उसके साथ ऐसी घटना आप खुद फील कीजिए, अगर व्यक्तिगत आपके साथ हो जाए, कोई हमारे कौम का कोई आदमी सऊदी चला गया कमाने या बाहर चला गया कमाने या अब्रॉड में कहीं कमा रहा है या इंडिया में कहीं दूसरी जगह कमा रहा है, शादी उसकी हुई, निकाह हुआ हुआ वो वहाँ गया, अब उसका मन नहीं है साथ रखने का, फ़ोन मिलाया और 3 बार तलाक, तलाक, तलाक कह दिया। एक महिला का, एक परिवार का तो पूरी ज़िंदगी, उसकी तो पूरी जिंदगी खत्म हो गई। इसके बारे में क्यों नहीं चर्चा की गई? आखिर इसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए थी, क्यों नहीं किया गया? हमारे मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा वो केवल क्या उर्दू अरबी फारसी पढ़ेगा, हाफ़िज़ ही बनेगा? हाफ़िज़ बने बेशक ज़रूरी है, लेकिन मुझे जो लगता है, मेरा पर्सनली मानना है कि सबसे शार्प अगर किसी का दिमाग है, तो वो हाफिज का है, उस हाफ़िज़ का है। जिसके सीने में इतना कुरान जो है, जिसकी 6666 के करीब आयतें हैं, उसको वो याद हो जाता नहीं। यस, और किस उम्र में याद होता है? 8 साल, 7 साल 8 साल की उम्र पे 9 बिल्कुल साल, 10 साल। जी, तो कितना शार्प माइंड है। उस माइंड का यूटिलाइज़ेशन आखिर क्यों नहीं किया उन लोगों ने? बिल्कुल। ये सवाल नहीं है, ये गुस्सा है। सवाल के साथ अगर गुस्सा बिल्कुल, मैं मंत्री जी आपकी बात को आप ही बताइए। एक और रियलिटी से जोड़ रहा हूँ। जो आपने बात कही, आपकी बात को और ताकत मिलेगी। इस बात को जो आपने कहा कि सबसे अच्छा शार्प माइंड जो है वो हाफिज है, जो जिसको कुरान हिफ्ज हुआ है। कर्नाटक में एक जगह है बीदर, वहाँ एक शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, शाहीन ग्रुप। डॉक्टर अब्दुल खदीर साहब ने उसको शुरू किया था। तो वहां पर ये हिफ्ज करने वाले बच्चों को यही उनके जहन में आया कि ये जो सबसे शार्प माइंड बच्चे हैं, इनको अगर मेन स्ट्रीम एजुकेशन से जोड़ा जाए तो ये भी डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं। वो उनका एक एआईसीयू का एक कॉन्सेप्ट है। 1 साल में बच्चे को मेन स्ट्रीम एजुकेशन के साथ मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और साइंस पढ़ा के, वो इंग्लिश और एक लैंग्वेज का एक सब्जेक्ट है, वो पढ़ा के 1 साल में हाई स्कूल का एग्जाम देने लायक बनाते हैं, फिर इंटरमीडिएट। आपको जान के हैरत होगी, अभी मैं जब वहाँ बीदर गया कर्नाटक, तो एक परिवार से मिलाया गया मुझे। मस्जिद के इमाम हैं उस परिवार के मुखिया। उनके 3 या 4 बेटे, चारों के चारों ने नीट का कंपटीशन क्वालीफाई किया, जो सबके सब बच्चे हाफिज। उसके बाद उन्होंने नीट क्वालीफाई किया और डॉक्टर, उनमें से 2 या 3 डॉक्टर बन चुके थे। एक डॉक्टर बनने वाला था, 5th ईयर में था। और मतलब अगर मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ा जाए तो हिफ्ज करने वाले बच्चों से बहुत सारा पोटेंशियल निकाला जा सकता है, जो देश को आगे ले जाने के लिए बहुत काम आएगा। निश्चित मैंने वही कह रहा हूँ कि बच्चा 9 साल 10 साल का हमारे कौम का बच्चा वो हाफिज़ कुरान हो जाता है। वो कुरान शरीफ जिसको आप अगर नॉर्मल किसी उसको दे दे पढ़ने को तो नहीं पढ़ पाएगा। बिल्कुल। तो वो जब बच्चा कितने शार्प माइंड का है, लेकिन हमने अपने जो हमारे एसेट हैं, उस एसेट का हम सही इस्तेमाल नहीं कर पाए। एग्जैक्टली। यही मेरी लड़ाई है। ये दानिश आज़ाद अंसारी की यही लड़ाई है कि जो हमारे एसेट हैं, जो हमारे हाथ में हुनर है, जो हमारे शार्प माइंड्स हैं हमारे बच्चे, उनका इस्तेमाल क्यों नहीं हो सकता था? अगर उनका इस्तेमाल हुआ रहता, तो मैं आपको बताऊँ सबसे देश की प्रतिष्ठित परीक्षा मानी जाती है यूपीएससी की, यस। सिविल सर्विसेज़ की। जी। उस सिविल सर्विसेज़ में माइनॉरिटीज़ की पार्टिसिपेशन 2% 3%। आप बताइए, केवल 2 से 3%? क्या यही मुसलमानों का के लिए केवल 2-3% है? अगर हम सही तरीके से अपने बच्चों पे, अपने नौजवानों पे, अपने युवाओं पे मेहनत करते, तो ये 2-3% नहीं होता, 10-12% होता। 10 तक होता। ये जब 10% बच्चे हमारे निकल के यूपीएससी से निकल के, सिविल सर्विसेज से निकल के एडमिनिस्ट्रेटिव सीटों पे बैठते, तो ये हमारे ही कौम के और लोगों की मदद करते, समाज की मदद करते, जेल मत बनते लोगों देश की मदद कर। बिल्कुल। तो ये बहुत साजिश रचा गई। मतलब मुझे तो ये लगता है ये साजिश रची गई कि हमारे कौम को केवल
वोट बैंक के चश्मे से देखा गया। ये बड़े अफ़सोस की बात है। अगर हमारे कौम के हाथ में हुनर है, अगर उस हुनर का सही इस्तेमाल होता, तो वो फर्नीचर जो एक बनाते हुए वो ज़िंदगी से उसका बाप भी बनाता था फर्नीचर, वो लड़का भी बनाता है फर्नीचर और उसका घर आप देखिए कि टूटा-फूटा घर है और उस फर्नीचर को वहाँ से उठा के लोग देश और विदेश में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनके घर आलीशान है। तो ये भाई चीज़ हमारी, हुनर हमारा, जी। मेहनत हमारी, मज़ा दूसरे का, ये नहीं चलेगा। आज मैं पूरी ईमानदारी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के इंस्पिरेशन से मेरी ये लड़ाई है कि हमारा जो हक है, वो हमें मिलना चाहिए। अब इसके लिए किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे, दानिश अहमद अंसारी ने ठाना है कि हमारे कौम के बच्चों का जो उनका अधिकार है, उनको जो एजुकेशन मिलनी चाहिए, उनको जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, उनको जो एम्पावरमेंट मिलना चाहिए, उनको जो अपलिफ्टमेंट मिलना चाहिए, ये उन तक पहुँचाना। इसके लिए इस खुदा ने मुझे इस सीट पे बैठाया। ये ज़ाहिर है कि भाई अल्पसंख्यक कल्याण का मंत्रालय मिलना जो है ईटा की तरफ से एक बहुत सारे देखिए, मैं फिर वही दोहरा रहा हूँ और चूँकि आपके चैनल्स को हमारे कौम के लोग सुनते हैं, और फिर ये दोहरा रहा हूँ कि हमें अपनी कमी को आकलन करना पड़ेगा, उस कमी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उस कमी को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। जब ये 3 चीज़ हम करेंगे, तभी हमारी कौम आगे बढ़ सकती है, अदरवाइज़ केवल और केवल हमारे कौम के लोग के बारे में इस तरीके की बातें छपती हैं, मदरसे के बारे में नेगेटिव छपता है, मुस्लिम यूथ के बारे में नेगेटिव छपता है। तो ये इन चीज़ों से अगर निकल के आना है, तो कौम के तमाम लीडर्स को, केवल भारतीय जनता पार्टी के लीडर, मैं हर लीडर से अपील करूँगा, जो मुस्लिम समाज का लीडर अपने आप को मानता है, कि उसको आगे बढ़ के मैक्सिमम स्किल डेवलपमेंट्स के सेंटर खोलें। मैक्सिमम अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों में हम इंफ्रा डेवलपमेंट का काम करें। मैक्सिमम मदरसे के बच्चों को, अब मदरसे के बच्चे कहते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई मदरसे में तो केवल 3% का ब बच्चा पढ़ता है, 97% की आप क्यों नहीं बात करते? तो पूरे मदरसे में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी, और दीगर जो दूसरे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं बच्चे उनको भी, हमको उनकी मैपिंग करके, उनके स्किल डेवलपमेंट को, उनके टैलेंट को, उनके हुनर को तराशते हुए उनको आगे ले जाना पड़ेगा। तभी हमारा कौम आगे बढ़ पाएगा। आज देखिए पूरी दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। लोग चाँद पे, मंगल पे पहुँच गए। साइंस टेक्नोलॉजी ने कितना विकास किया है। लेकिन अगर आप, मैं बड़े अफ़सोस की बात है ये बात, मैं अगर कह रहा हूँ तो, अगर आज भी ऐसे तस्वीरें निकल, अभी 3-4 दिन पहले ही मैंने देखा कोई टीवी लेने वाला, इंटरव्यू लेने वाला कोई हमारा मीडिया का साथी एक मदरसे में गया और टीचर से उसने उपराष्ट्रपति का नाम पूछा। वो नहीं बता पाया। तो इससे किसकी बदनामी हुई? उससे किसका इमेज खराब हुआ? ओ तो अगर हम ये कहते हैं कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना, ये ज़िम्मेदारी है, टीचर्स की भी ज़िम्मेदारी है, एडमिनिस्ट्रेशन की भी ज़िम्मेदारी है, सरकार की ज़िम्मेदारी है। इस पे अगर हम सख्ती कर रहे हैं, तो हर आदमी को इसका साथ देना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं एक और बताऊँगा, वक़्फ़, जिसकी आज चर्चा बहुत, हाँ, आजकल उसकी बहुत चर्चा है। ठीक है ना? मैं फिर वही कह रहा हूँ कि हमें अपनी कमी को मानना पड़ेगा। वक़्फ़ की संपत्ति किसकी संपत्ति है? वक़्फ़ की संपत्ति खुदा की संपत्ति है। बिल्कुल, जो वो ना दानिश आज़ाद अंसारी की संपत्ति हो, ना आपकी संपत्ति है, ना किसी एक्स-वाई-ज़ेड की संपत्ति है, ना किसी सरकार की संपत्ति है। वक़्फ़ की संपत्ति है, खुदा की संपत्ति है। बिल्कुल, और वक़्फ़ की संपत्ति का इस्तेमाल मुसलमानों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन आप ये बताइए, आप खुद उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के अलग-अलग कोने में जाते हैं, ऑर्गेनाइज़ तरीके से, जैसे उत्तर प्रदेश में 1,25,000 वक़्फ़ की संपत्ति है। जी, अब आप मुझे उत्तर प्रदेश के हर कोने में आप गए हैं, कितनी वक़्फ़ की संपत्ति पे आपको चैरिटेबल हॉस्पिटल्स मिले? नहीं मिलते। कितनी वक़्फ़ की संपत्ति पे आपको चैरिटेबल स्कूल्स मिले? कितनी वक़्फ़ की संपत्ति पे आपको स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स मिले हैं, जहाँ पे मुस्लिम महिलाओं को स्किल की ट्रेनिंग दी जाती है? एक भी नहीं है उत्तर प्रदेश में। और 2-4 अगर कोई ऐसे बोलेगा, तो 2-4 ऐसे खुले हैं, जिस पे काबिज़ कुछ ख़ास लोग हैं। ओह! बिल्कुल, ठीक है ना? आम गरीब मुसलमान की का को उसका क्या अधिकार नहीं मिलना चाहिए? क्या वक़्फ़ की लैंड जो तीसरी सबसे बड़ी लैंड बैंक कही जाती है, डिफेंस और रेल के बाद सबसे बड़ी लैंड बैंक का एग्ज़ाम्पल वक़्फ़ देते हैं, तो वक़्फ़ की लैंड कही जाती है। जी, तो उस लैंड बैंक का इस्तेमाल, जिस लैंड बैंक का इस्तेमाल करके कई देश कहाँ से कहाँ पहुँच गए, वो लैंड बैंक का इस्तेमाल मुस्लिम समाज नहीं कर पा रहा है। और अगर मुस्लिम समाज आज सामाजिक रूप से पिछड़ा है, तो ये इसका बहुत बड़ा कारण है कि हम वक़्फ़ की लैंड का सही यूटिलाइज़ेशन नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, मान लीजिए कि वक़्फ़ की लैंड 100% है। अगर हम आंकड़े निकालेंगे, तो उससे 60 से 70% वक़्फ़ की लैंड में कब्रिस्तान है, ईदगाह है, करबला है, मदरसे हैं, मस्जिद है। ठीक है? ठीक है। 60 से 70% लैंड पे। लेकिन फिर भी रिमेनिंग ऐसी 30% 30% बची है। लैंड है, जो शहर के प्राइम लोकेशंस पे है।
जो एकड़ों में है, जो बीघों में है, और जहाँ पे अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स खुल जाते तो आम गरीब मुसलमानों का भला होता। वो बच्चे अच्छी पढ़ाई करके और देश और विदेश में हमारे कौम का ही नहीं, हमारे देश का नाम रोशन कर रहे होते। बहुत एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ। आज़मगढ़ है, पूर्वांचल के क्षेत्र में आज़मगढ़ है, मऊ है। वहाँ पे 2000 ढाई हज़ार से अधिक वक़्फ़ की लैंड है। क्या उन 2 ढाई हज़ार वक़्फ़ की लैंड में 20 ऐसी वक़्फ़ की लैंड हम नहीं निकाल सकते, जहाँ पर हम अच्छे स्कूल्स खोल लें, अच्छे इदारे खोलें? निकाल सकते हैं, निकाल लखनऊ में 3000 से अधिक वक़्फ़ की लैंड है। अमरोहा है, इसी तरीके से शाहजहाँपुर है, पीलीभीत है, रामपुर है, बरेली है। उत्तर प्रदेश के 75 जनपद है। हर जनपद में आपके पास सैकड़ों और हज़ारों वक़्फ़ की लैंड है। उन वक़्फ़ की लैंड पे अगर हर वक़्फ़ की लैंड पे हर जिले में एक-एक अच्छा स्पोर्ट्स सेंटर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुल जाता। अगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुलता, तो हमारे जो कौम के बच्चे जो खेल में अच्छे हैं, उनको इससे फ़ायदा मिलता। अगर स्किल डेवलपमेंट खुलता, बिल्कुल। तो हमारी जो मुस्लिम महिलाएँ हैं, उनके स्किल को अच्छी जगह मिलती। तो ये चीज़ें नहीं हुई, जो हो सकती थी, और ये चीज़ें होनी चाहिए। इसीलिए आज अगर जो गवर्नमेंट इसके लिए काम कर रही है, और गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की है, मोदी योगी सरकार की है, अगर ये पार्टी इसके लिए काम कर रही है, तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि इस इनसे बड़ा मुसलमानों का हितैषी कोई नहीं हो सकता। लेकिन लेकिन आसानी के साथ आपके जो विपक्षी राजनीतिक दल हैं, वो आसानी के साथ एक बात ये कह देते हैं कि ये जो वक़्त का अमेंडमेंट एक्ट लाया गया और जो वक़्त के कानून में अमेंडमेंट किया गया, तो इसका सीधा जो मकसद और इसका जो सीधा इरादा है गवर्नमेंट का, वो इस वक़्त की संपत्ति को किसी तरह से अपने कब्ज़े में करके और जो बड़े उद्योगपति हैं देश के, बड़े जो मिलेनियर्स हैं या जो बड़े लोग, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, तो उनको देने का ऐसा कुछ है। ये विपक्षी राजनीतिक दल आपके बारे में या आपकी सरकारों के बारे में ये बात कह देते हैं। अभी अब जैसे एक उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद भी दूँगा। आजकल उम्मीद पोर्टल पे लिस्ट किया जा रहा है वक़्त की संपत्तियों को और अभी तक 20-22% 25% शायद लिस्ट हो पाई हैं जैसा कि बताया गया। कुछ लोगों ने ये भी हमें बताया कि साहब वो सर्वर की स्पीड की वजह से या सर्वर डाउन हो जाने बार-बार डाउन हो जाने की वजह से भी उसको लिस्ट कराने में दिक्कतें आई हैं। फिर आपके जो केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, उनसे वहाँ बहुत सारे विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों ने मुलाकात करके पर्सनली भी ये गुज़ारिश की, लिखित में भी गुज़ारिश की गई। और फिर मैं समझता हूँ आप जैसे जो अल्पसंख्यक मामलों के विभिन्न प्रदेशों के मंत्री होंगे, उनके साथ भी उन्होंने कोई मीटिंग की। उसमें ये क्रेडिट भी आपकी तरफ लोग ज़्यादा जोड़ते हैं कि उसमें ये बात बहुत ज़िम्मेदारी के साथ और सलीके से आपने माननीय मंत्री जी को बताई कि इसका कुछ समय बढ़ाया जाना चाहिए, तो शायद कुछ समय उसमें बढ़ाया गया है। तो इस बारे में क्या कुछ मैं समझता हूँ आपके ज़रिए जानकारी मिले लोगों को तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए, सबसे पहले तो एक जो विपक्षी दल जो वक़्फ़ अमेंडमेंट एक्ट के बारे में जो भ्रम फैला रहा है, जी, इसके बारे में मैं अपने कौम के लोगों को ये ज़रूर कहूँगा कि एक मुहावरा है, चूँकि आप साहित्य के क्षेत्र से भी हैं, अभी कई साल कोई मुहावरा नहीं हो, मैं मुहावरा देना चाहूँगा कि कौवा कान ले गया। हाँ, तो सब कोई जो है कान छूने के बजाय कौवे को तलाशने लगा कि भई ये कान कहाँ ले गया। किसी ने भी कान पे हाथ नहीं रखा कि कान सही जगह है कि नहीं। वही हाल उसी तरीके का भ्रम हम मुसलमानों के बीच में कुछ विपक्षी पार्टियाँ करती हैं। वक़्फ़ संशोधन अधिनियम के माध्यम से मुसलमानों की ज़मीनों को छीन लिया जाएगा, ये भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप वक़्फ़ अमेंडमेंट एक्ट को पढ़ेंगे, तो उस एक्ट के 4-5 बिंदु मैं आपको बताऊँ, और उस बिंदु में एक भी बिंदु खराब होगा, तो आप बोलिएगा नहीं दानिश साहब ये खराब बात है, इससे तो कब्ज़ा हो जाएगा। उस एक्ट में सबसे पहले कहा गया कि जो वक़्फ़ की संपत्ति है, उसको उसका सही से डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। क्योंकि कई सारी आपकी ऐसी वक़्फ़ की संपत्ति है, जिसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ना होने की वजह से जो ग्राउंड लेवल की रियलिटी है कि अगर मान लीजिए ये वक़्फ़ की लैंड है, मार्केट के बीच में है, किसी के खेत के बीच में है, किसी के मकान के आस-पास है, तो धीरे-धीरे उन वक़्फ़ की लैंड का के वो एलियोरी में दो लगाओ कब्ज़े हो गए, कब्ज़े होने लगे। तो हम ये कह रहे हैं क्योंकि वो उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं था। अब वो कंप्लेन करने जाता वक़्फ़ का मुतवल्ली, तो कहते डॉक्यूमेंट दिखाइए कि भाई आपकी हदबंदी क्या है, आपका दायरा क्या है? तो इस तो वो उसके पास है डॉक्यूमेंटेशन है। तो हम ये कह रहे हैं कि उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो, ताकि इल्लीगल एन्क्रोचमेंट, अवैध कब्जे वक़्फ़ की संपत्तियों पे ना हो पाए। तो इससे कोई अगर खराब बात है तो आप बताइए। नहीं, नहीं, ठीक। दूसरी हम बात ये कह रहे हैं कि ये वक़्फ़ की जो संपत्ति है, इसकी प्रॉपर ऑडिटिंग होनी चाहिए। ये नियम है, लेकिन प्रॉपर ऑडिटिंग नहीं होती है। अगर प्रॉपर ऑडिटिंग होगी, तो मान लीजिए कि ये वक़्फ़ की संपत्ति है, और इसकी अगर ऑडिटिंग के हिसाब से यहाँ का रेवेन्यू आना चाहिए 1 लाख रुपए सालाना, सपोज़।
तो उसका 6 या 7% जो है वो वक्फ बोर्ड को मिलता। ठीक। तो वक्फ बोर्ड को अगर मिलता तो वक्फ बोर्ड उन्हीं पैसों का इस्तेमाल वक्फ के माध्यम से डेवलपमेंट के लिए करता। तो अगर इसकी प्रॉपर ऑडिटिंग नहीं होती है और इसकी प्रॉपर मैपिंग नहीं होती है तो इसका सही प्राइस क्या होना चाहिए, इससे सही रेवेन्यू क्या निकल के आना चाहिए। तो इसमें अगर ये कह रहे हैं कि सही रेवेन्यू निकल के आए और सही सही रेवेन्यू निकलेगा तो उससे मुतवल्ली को फायदा होगा। इससे बिल्कुल। सरकार को फायदा नहीं होगा क्योंकि वक्फ की वो संपत्ति की निगरानी उसका अधिकार मुतवल्ली के पास होता है और वो मुतवल्ली उसका 6-7% जो है वक्फ बोर्ड में जमा करता है, ये सरकार के पास नहीं जाता। तो इससे अगर प्रॉपर ऑडिटिंग होगी तो इससे किसका फायदा होगा? वक्फ का फायदा होगा। तीसरी हम ये बात कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड जो बनता है उस वक्फ बोर्ड के फॉर्मेशन में सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन सबका होना चाहिए। ठीक है ना? तराजू लेके अगर हम बैठे और संतुलन बराबर रहे, ये मकसद है। तो सही रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम महिलाओं का होना चाहिए उस वक्फ बोर्ड में। सही रिप्रेजेंटेशन जो पिछड़े मुसलमान हैं उनका होना चाहिए। बैकवर्ड मुस्लिम्स है। सही रिप्रेजेंटेशन फॉरवर्ड मुसलमानों का होना चाहिए। तो हम ये कह रहे हैं कि सही रिप्रेजेंटेशन उस वक्फ बोर्ड में हर हमारे मुस्लिम कम्युनिटी का हो, इसमें क्या गलत? तो यही मेन 3-4 बिंदु हैं। इस पे अगर कोई गलती है तो मुझे कोई बता दे। इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। इससे इसको दिक्कत हो रही है, मैं बताऊँ इससे किसको दिक्कत हो रही है? वक़्फ़ की संपत्तियों पे कुछ चुनिंदा लोग वो काबिज़ होके बैठे और इन्हीं लोगों ने वक़्फ़ की संपत्तियों का मिसयूज़ अपने निजी स्वार्थ के लिए किया। ओके। ठीक है ना? अब मान लीजिए सपोज़ कि वक़्फ़ की लैंड कोई प्राइम लोकेशन पे है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। हम जैसे कि बैठे हैं आगरा में। जी। सपोज़ आगरा में ताजमहल के आस-पास कोई वक़्फ़ की लैंड है। ताजमहल से 2-4 ज़ाहिर है मोस्ट प्राइम है, सबसे प्राइम लोकेशन है। बिल्कुल। तो आज के डेट में उस वक़्फ़ की लैंड की अगर मार्केट वैल्यू से रेंटल अगर देखेंगे तो लाखों में होगी। बिल्कुल होगी। सही तरीके से लाखों में होनी चाहिए भाई। और वहीं पे वक़्फ़ की लैंड पे अगर आप जाके देखेंगे तो वहाँ पर्ची कट रही है 500 की, 1000 की। अब ये बताइए कहाँ से जायज़ है? लखनऊ में हम बैठे हैं। इसी लखनऊ में अगर आप जाके देखेंगे कि कई ऐसी जगह है जहाँ पर मार्केट में ठीक बगल में दुकान है जो वक़्फ़ की दुकान नहीं है, वो किराए पे उठ रही है 50,000 रुपए महीने पे और ठीक बगल में उसकी वक़्फ़ की लैंड है, वो किराए पे उठ रही है 2,000 पे। अब आप बताइए ये कहाँ का नियम है? ये कहाँ से इंसाफ की बात है? वो 2,000 केवल पर्ची पे कट रहा है, पीछे से पैसे जा रहे हैं ज़्यादा, लेकिन अगर वो हाँ, किराया तो उतना ही जा रहा है। किराया नहीं जा रहा है, पर्ची देख रही है 2,000 लेकिन पर्ची 2000 की कट रही है। तो 48,000 का नुकसान किसका हो रहा है? ये मुसलमानों का हो रहा है। अगर वो 48,000 का प्रॉपर ऑडिटिंग होता और उसका 7% 6% वक्फ बोर्ड में जमा होता, तो वक्फ बोर्ड वक्फ की संपत्तियों को संरक्षित करने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल कर लेता। उसका इस्तेमाल अगर करता तो मुसलमानों के बेटरमेंट के लिए होता। तो ये जो कमी है, इसको दूर करने के लिए अगर वक्फ मैनेजमेंट काम कर रहा है, इसी बात से कुछ लोग परेशान हैं कि प्रॉपर ऑडिटिंग होगी, तो प्रॉपर रिकॉर्ड्स निकलेंगे। जो प्रॉपर इनकम आ रही है, उस इनकम का को आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे लोग और फिर इनकम के अनुसार उनको पैसे जमा करने पड़ेंगे और उस इनकम के अनुसार उसको वक्फ बोर्ड पे वो जो वक्फ की संपत्ति है, उसको डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो ये तो कोई गलत बात नहीं है। तो आखिर सही सकारात्मक चीज़ों पे अगर हम सुधार का काम कर रहे हैं और हर धर्म ने किया है सकारात्मक सुधार, केवल लेकिन हमारे धर्म में सकारात्मक सुधार होने की जब भी बात आती है, तब कुछ खास लोग हमारे कौम के कुछ खास लोग उनको ये बुरा लगता है। सकारात्मक सुधार हिंदू धर्म में भी कई सारे हुए, बाल विवाह हुआ करता था। कई सारी ऐसी प्रथाएँ थी जो हमारे हिंदू समाज में जिन लोगों ने एक्सेप्ट किया उसको बदला। क्रिश्चियन समाज में भी कई ऐसे ऐसी कुरीतियाँ थी। हर समाज में कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको समय के अनुसार जब वक़्त बदलता है, समाज बदलता है, देश आगे बढ़ता है, समाज आगे बढ़ता है, टाइम आगे बढ़ता है तो उसको उसको बदला जाता है। तो इसी चीज़ों को जो कमियाँ थी, जो हमारी बेस में जो बेसिक लेवल की कमियाँ थी, जिनको नहीं दूर किया गया, उन्हीं बेसिक लेवल की कमियों को दूर करने के लिए हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकार काम कर रही है। अब जो 3 महीने का समय बढ़ाया गया है, तो इसमें हाँ, इसमें मैं आपको बता दूँ कि मैं बीते दिनों गया था माननीय केंद्रीय मंत्री जी से मिलने और जब वक़्फ़ अमेंडमेंट एक्ट आया, क्या सदन में बिल पारित हुआ, 6 महीने का समय उसमें मिला, जो 6 महीने आज 6 तारीख को जो जो पूरा हुआ कल। जी। तो वो 6 दिसंबर को जो टाइम पूरा हुआ, कई सारे हमारे मुस्लिम समाज के धर्मगुरु मुझसे मिलने आए, कई सारे अलग-अलग पार्टी के भी लीडर्स मुझसे मिलने आए। जो मुस्लिम समाज के लीडर्स थे, उन्होंने ये कहा कि आप इस पे बात कीजिए केंद्र सरकार से और इसके डेट को बढ़ाने की माँग कीजिए। मैं इसी के लिए केंद्रीय मंत्री से मिलने भी गया था बीते दिनों, आप सबने देखा होगा जी। सोशल मीडिया वो साझा भी किया था और बहुत लंबे डिस्कशन के बाद
ये निष्कर्ष निकल के आया कि अभी तक जिन्होंने 6 महीने जो टाइम था, जो उन 6 महीनों में नहीं अपना इनलिस्ट करा पाए हैं वक़्फ़ की संपत्ति, 3 महीने का और एक्सटेंशन दिया गया है। अब आने वाले 3 महीनों में वक़्फ़ ट्रिब्यूनल के माध्यम से वो अपनी वक़्फ़ की संपत्ति को दर्ज कर सकते हैं। वक़्फ़ ट्रिब्यूनल जो है वक़्फ़ बोर्ड को डायरेक्शन देगा और अगले 3 महीने अब वक़्फ़ ट्रिब्यूनल के माध्यम से वो तमाम संपत्ति दर्ज हो सकती है। अभी उसमें कोई रुकावट नहीं है। हमारा मकसद है कि हम 100% अपनी वक़्फ़ की संपत्ति को डिजिटली अपलोड कर दें। जी। ताकि हमारी जो नीचे ग्राउंड लेवल पे आए दिन समस्या जो आती थी, उन समस्याओं से हमारे कौम के लोगों को निजात मिल सके और हम वक़्फ़ की संपत्ति का सही सदुपयोग मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए कर पाएँ। अच्छा मंत्री, ये आप चूंकि वक्फ के मंत्रालय से जुड़े हुए हैं तो आपके पास बेसिक जानकारियां होंगी। कितने परसेंट अब तक उम्मीद पोर्टल पर हो गई होंगी लिस्ट? तेज़ी से चल रहा है। बीते कुछ दिनों में कभी थोड़ा-सा साइट की भी प्रॉब्लम आई और हाँ, कुछ सर्वर की समस्या भी बताई गई लोगों ने। शुरुआत में शुरुआत में धीमी शुरुआत भी हुई। लोग पहले से जागरूक नहीं हुए हमारे मुतवल्लिस जो लोग हैं। लेकिन बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। हमारे यहाँ 1,25,000 जो वक़्फ़ की संपत्ति है उत्तर प्रदेश में, हमने अभी तक 90,000 के आस-पास वक़्फ़ की संपत्ति को लिस्ट करने में कामयाबी हासिल की है। अब जो 1,25,000 में 90,000 90,000 हम 80-85,000 में पहुँच चुके हैं और अब 3 महीने का जो हमें वक़्फ़ ट्रिब्यूनल के माध्यम से जो रास्ता मिला है, इंशाअल्लाह हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इन 3 महीनों में हमारी जो पूरी वक़्फ़ की संपत्ति है, 100% हम एक भी वक़्फ़ की संपत्ति ना छूटे, ये हमारा होने से नहीं ना ना मतलब बचाओ हम सबको लिस्ट करा दें। जी, जी। तो कम से कम जो है वो स्पीड ठीक है। हाँ, ठीक। जिस जिस रफ्तार से हम शुरू चल बीच में थोड़ी स्पीड थोड़ी कम हुई थी लेकिन हम लोगों ने लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में हम लोगों ने तालमेल बैठा के ग्राउंड लेवल पे हमने हर जनपद में हमारे जो जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी होते हैं, उनके ऑफिसेज़ में भी ये फैसिलिटी कर दी। कई सारे हमारे सामाजिक संगठन हैं, उनसे भी हम लगातार बातचीत में थे। कई सारे ऐसे प्रोमिनेंट जो तेज़-तर्रार हमारे मुस्लिम समाज के नौजवान हैं, उनको भी हमने इसमें लगाया था। तो वक्फ बोर्ड के माध्यम से भी तेज़ी से यहाँ पे स्टेट लेवल पे भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी अलग-अलग जो हमारे एडेड मदरसे हैं, वहाँ भी हमने इस चीज़ों को भी आगे बढ़ाया था। तो इस तमाम संयुक्त प्रयास से तेज़ी से काम आगे चल रहा है। तेजी से मतलब आगे बढ़ रही है ये जी। प्रक्रिया। और इसमें मैं समझता हूँ कि अगर ये रफ्तार 3 महीने मेंटेन रही तो हम लोग 100% ज़रूर, टारगेट अचीव करें। ज़रूर। अच्छा मंत्री जी, अब जरा सा आ जाते हैं कि मंत्रालय से जुड़ा हुआ एक दूसरा डिपार्टमेंट या दूसरा हिस्सा जो है वो हज से जुड़ा हुआ है। जैसा कि मुझे कहीं से जानकारी मिली, तकरीबन मेरे ख्याल से मोर देन 15,000 लोग, 15-17,000 कुछ ऐसा कुछ गिनती मुझे बताई गई कि शायद उत्तर प्रदेश से इतने लोग इस बार हज जी, 18,000 का 17,800 कुछ ऐसा कुछ, तो इतने लोग उत्तर प्रदेश से हज के सफर पर रवाना होंगे इस साल। उत्तर प्रदेश हज कमेटी की तरफ से, हज हाउस की तरफ से इस बार जो नए जाने वाले हज के जो यात्री हैं, उनके लिए कोई खास इस जी, बार पूर्ण तौर आपने पे व्यवस्थाएं की हैं? केंद्र सरकार के साथ तालमेल बैठा के उत्तर प्रदेश का जो हमारा मंत्रालय है, हज कमेटी भी है, इसने तालमेल बैठा के सबसे पहले तो हमने ये काम किया कि लास्ट ईयर आपको मैं आंकड़ा बताऊँ कि लगभग 13,000 लोग हज की यात्रा पे गए थे, लास्ट ईयर। लास्ट ईयर। लेकिन इस बार हमने हर जनपद में कैंप करके हज कमेटी के हमारे जो सदस्य हैं उनके माध्यम से, जो हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उनके माध्यम से, हमारे मुस्लिम समाज के जो धर्मगुरु हैं उनसे तालमेल करके, जो हमारे अलग-अलग मुस्लिम समाज के बीच में काम करने वाले अलग-अलग संस्थाएँ हैं उनसे बात करके, हम लोगों ने ग्राउंड लेवल पर हर जनपद में 75 जनपद है, हर जनपद में हमने हज के लिए बहुत जागरूकता का कार्यक्रम चलाया और इसका फ़ायदा ये हुआ कि इस बार लगभग 17,000 और 22,000 एप्लीकेशंस आए, 25,000 एप्लीकेशंस आए थे। एप्लीकेशंस आए थे 25,000। इसमें 18,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली किश्त और दूसरी किश्त जो भरी है। एप्लीकेशंस तो हिट हुए टोटल 25,000, जी। लेकिन फॉर्म का पैसे जब जमा किए गए हज की यात्रा के लिए, तो वो करीब 18,000 लोगों ने इसका पैसा जमा किया। तो एक ये 13,000 से 18,000 का जो एक बड़ा उछाल, लगभग 5-6,000 ज़्यादा लोग इस बार हज की यात्रा पे जा रहे हैं। लगभग 40% का हाँ। उछाल तो करीब-करीब है ही। तो ये इसलिए रहा कि लास्ट ईयर जो हमने पूरे हज की यात्रा के दौरान जो पूरा हमने मॉनिटरिंग किया था, वो बहुत अच्छा रहा था। उसमें जब वापसी में हज यात्रा में लोग जो पहला जत्था आया, हम खुद रिसीव करने एयरपोर्ट पे भी गए थे। हम सी ऑफ करने भी पहला जो जाता है और जो भी लोग जाते हैं हज पे, हम लोग खुद पर्सनली सी ऑफ करने भी उन्हें जाते हैं, उन्हें रुखसत करने भी जाते हैं और वापसी में भी जो पहली फ्लाइट आई थी, हमने उसको रिसीव करने के लिए भी हमने करने गए ना, तो उसपे बहुत लोगों ने तारीफ़ की थी वहाँ के नहीं, ये अच्छा भी है। व्यवस्थाओं का। अच्छा भी है। देखिए क्या होता है कि हज में पूरी दुनिया भर से उस ड्यूरेशन में उस जगह पे लोग आते हैं बिल्कुल। और इंडिया से भी लाखों लोग जाते हैं
हज की यात्रा पे उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग जाते हैं। हमारा मकसद ये रहता है कि उस सीमित समय में जो जो इतनी बड़ी संख्या के लोग आते हैं अलग-अलग देशों से, उसमें जो हमारे देश के जो लोग जा रहे हैं, जो हमारे देश के हाजी जा रहे हैं, जो खासतौर पे हमारे उत्तर प्रदेश के जो हाजी जा रहे हैं, इनको अच्छी व्यवस्था मिले, रूम अच्छे मिलें, टॉयलेट्स अच्छी मिले, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अच्छी मिलें। जो उनके रूम हैं वो आस-पास के जो धार्मिक स्थल हैं उनके वो नज़दीक मिले। तो इन तमाम चीज़ों पे अभी सेंट्रल लेवल पे कमिटी भी गई थी। हमने भी उस कमिटी में अपना इनपुट दिया था कि अच्छी बिल्डिंग्स मिले और जो नई बिल्डिंग है उसको हम रेंट पे लें। तो उत्तर प्रदेश में भी हमने लगातार इसके लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं। हाजी जो लोग जाते हैं, उन हाजियों को पहले से बताने कि हज के सफ़र के दौरान क्या-क्या चीज़ें हैं जो उन्हें करनी है। इसके अलावा जो हज इंस्पेक्टर जाते जो पहले खादिमुल हुज्जाज कहे जाते थे, जो हज सेवक है, अब उसको हमने उसका नाम दिया हज इंस्पेक्टर। जी। और उसके लिए हमने पहले क्या होता था कि एप्लीकेशंस आते थे और रैंडमली सेलेक्ट कर लिया जाता था। अब हमने उसके लिए प्रॉपर एक रिटन एग्ज़ाम और एक इंटरव्यू, ये अच्छा। 2 तरीके का हमने देखिए, थोड़ी-सी अगर हम सख्ती नहीं करेंगे, तो जो चीज़ हम जो क्वालिटी चाह रहे हैं वो नहीं आ पाएगी। बिल्कुल। जो हज इंस्पेक्टर यानी खादिम हुज्जाज जो हज सेवक जा रहा है हज पे, उसको क्या बेसिक नॉलेज है कि नहीं है? जो वहाँ सऊदी में या इमिग्रेशन के समय या फ्लाइट के समय जो बेसिक प्रॉब्लम्स आती हैं हाजियों को, उन प्रॉब्लम्स को टैकल कैसे करेगा, उन प्रॉब्लम्स को दूर कैसे करेगा, इसकी उसको बेसिक नॉलेज है कि नहीं? इसकी नीयत से हमने इस बार हमने रिटन टेस्ट भी लिया है और इसके लिए हम इंटरव्यू भी करेंगे। और इसमें हम जो फॉर्म आते हैं पूरे, उन फॉर्म्स में से शॉर्टलिस्ट करेंगे उन लोगों को जो रिटन का और इंटरव्यू को दोनों को क्वालीफाई करें। इससे हमें अच्छी क्वालिटी के हज इंस्पेक्टर्स मिलेंगे। बिल्कुल। दूसरी अक्सर ये शिकायत आती थी कि जो हज इंस्पेक्टर या खादिमुल हुज्जाज जो जाते हैं, वो हमें मिलते नहीं हैं। जब वहाँ जाते हैं तो लोगों को परेशानी होती है तो हज इंस्पेक्टर्स नहीं मिलते हैं। या कोई हमारा जो हाजी है, अगर वो जा रहा है उसको इस खेमे में जाना है बाई चांस हाजी लोग जो जाते हैं मोस्टली वो लोग 50 साल से ऊपर के। हाँ, या तो एज ज़्यादा होती है, पढ़े-लिखे भी हाँ, बहुत नॉमिनल होते हैं, बहुत बहुत एजुकेटेड कम। कोई कई ऐसे लोग होते हैं जो बहुत साउंड नहीं। अच्छा, दूसरे मुल्क में गए, वहाँ लैंग्वेज प्रॉब्लम भी है, बहुत सारी उस चीज़ें हैं। नियत के साथ इस बार हम लोगों ने एक नई शुरुआत की है कि हम उनको एक स्मार्ट वॉच भी देंगे। वो स्मार्ट हज इंस्पेक्टर्स को देंगे या हाजियों को? हाजियों को देंगे। ओके। वो हज इंस्पेक्टर्स को भी देंगे और हाजियों को भी देंगे। वो स्मार्ट मीटर जो स्मार्ट वॉच है, वो उनके जीपीएस लोकेशन को ट्रैक करेगा। यानी अब जो हज इंस्पेक्टर उसकी ड्यूटी इस खेमे में लगी है, हम उसको प्रॉपर्ली मॉनिटर करेंगे कि वो उस खेमे में उस समय मौजूद है कि नहीं। ऐसा तो नहीं वो कहीं और जा रहा है, ऐसा तो नहीं कि वो अपनी ड्यूटी को के साथ लापरवाही कर रहा है। इसके अलावा वो जो हाजी जो जा रहे हैं, उनके अगर पास स्मार्ट वॉच है, तो कई बार ऐसा क्या होता है कि उनको इमरजेंसी में उनको कोई तबीयत खराब है या कोई उनको अचानक से मेडिकल इमरजेंसी है, तो उसमें एसओएस बटन भी है, इमरजेंसी बटन भी है। अगर वो इमरजेंसी बटन को केवल पुश कर देंगे सबके पास, वो केवल एक बटन पुश करेंगे, तो उनकी लोकेशन अलर्ट हो जाएगी और वहाँ पे हम उनको फैसिलिटीज़ या उनको जो वहाँ हमारा कोई हज इंस्पेक्टर आकर उनको फ़ौरन मान लीजिए उनका ख़ेमा ये है, अब वो गए हैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जो करीब 300, 400, 500 मीटर दूर है। तो अगर उस दौरान उन्हें कोई परेशानी हो रही है या कोई तबीयत ख़राब हो रही है, उन्होंने एसओएस बटन, इमरजेंसी बटन दबाया अपने स्मार्ट वॉच का, तो वहाँ पे एक अलर्ट जारी हो जाएगा और तुरंत उनका उनका लोकेशन हमें मिल जाएगा और विदिन 5 मिनट्स के अंदर उनको वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ जो भी उनकी जो समस्या है, उसको हम दूर प कर पाएँगे, पहली चीज़। अच्छा, ये मैं और बता दूँ इस बारे में, दूसरी चीज़ वो कहीं गए, अब वो लोकेशन नहीं मिल पा रही, कहाँ गए? मान लीजिए इतनी भीड़ होती है, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गए, हम गुम हो जाते हैं। इस गेट नंबर 3 से एंटर किए और थोड़ा-सा वो कन्फ्यूज़ हो गए, गेट नंबर 5 से निकल गए, तो दिशा बदल गई। तो अगर उन्हें इस समय इस चीज़ों की समस्या है, तो स्मार्ट जो वॉच है, इसमें भी उनकी हेल्प करेगा। तो टेक्नोलॉजी को हाजियों के साथ जोड़कर हम अपने हाजियों को अच्छी व्यवस्था दें, उनके मेडिकल की फैसिलिटी, उनके ट्रांसपोर्टेशन की, एकोमोडेशन की, टॉयलेट्स की, फूड की, इन तमाम चीज़ों को अच्छे से हम गल्फ में भी दें और यहाँ भी जो हमारे हज हाउस हैं, इन हज हाउस में भी हम अच्छे तरीके से उनको फैसिलिटी दें। तमाम चीज़ें हम यही हज हाउस के अंदर ही हज के दौरान हम मुहैया कराते हैं, यानी कि एक छोटा मिनी एयरपोर्ट हम वहाँ पे डेवलप करते हैं। यानी यहीं से सामान सारी चीज़ें हज हाउस में ही होगा जाता है। सामान का वज़न करना, एयरपोर्ट के अथॉरिटीज़ जो हैं अलग-अलग जो एयरलाइंस के अथॉरिटीज़ भी हज हाउस में बैठते हैं। वहाँ पूरी तरीके से उनको चेक करके, उनके लगेज को लेके और उनको बस में बैठा के सीधे हम उनको फ्लाइट में बैठाने का। तो ये तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से ग्राउंड लेवल पे हम मेंटेन करने का काम कर रहे हैं। अच्छा मंत्री, इसमें जैसे ये जो इस बार के नए नियम आए हैं हज से जुड़े हुए, उसमें एक बात आई है कि इस बार हाजियों को किचन की फैसिलिटी वहाँ नहीं मिलेगी। यानी वो अपना
जैसे पहले क्या होता था कि अपना दाल सब्जी अगर खुद बनाना है तो आदमी अपने तौर पर अपनी मर्जी से वहां बना सकता था। मान लीजिए परिवार में पति पत्नी दोनों गए हैं तो वो वहां जाके अपनी मर्जी से भी बना के, या 4 लोग हैं एक उसमें कवर नोट पे, तो वो मिलके भी खाना बनाता। इस बार ऐसा कुछ नहीं है। देखिए क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि जो हज के दौरान बहुत सारी चीजें सऊदीन गवर्नमेंट पे डिपेंड करती हैं। हाँ, ये उन्हीं की तरफ से ऐसा कुछ ये जो चीजें आई, ये सऊदी कंट्री की वजह की तरफ से आई है। वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने इस तरीके की गाइडलाइंस जारी की है। अब ये गाइडलाइंस केवल इंडिया के लिए नहीं है, गाइडलाइंस पूरी दुनिया भर के हर सबके लिए है। सबके लिए है। तो वो जो उनकी गाइडलाइंस होती है, निश्चित तौर पे उस गाइडलाइंस को फॉलो हमें करना पड़ेगा, और लगातार हम बातचीत में हैं कैसे इसमें हम बेहतर सुविधाएँ इन गाइडलाइंस को देखते हुए भी, इस गाइडलाइंस की रोशनी में कैसे अच्छी सुविधाएँ अपने हाजियों को हम दे पाएँ, इसके लिए भी हम पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। क्या हम अपनी बिल्डिंग्स, जहाँ जिन बिल्डिंग्स में हमारे हाजी रह रहे हैं, तो वहाँ क्या हम कोई ऐसी फैसिलिटी कर सकते हैं कि एक जगह खाना बने और वो सब जगह सर वैसे बातचीत चल रही है। अब ये क्या हो सकता है बेहतर, इसमें थोड़ा और जब हज नज़दीक आ जाएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तब वैसे क्लियर हो जाएँगे। वैसे वैसे डेवलप होंगी चीजें। हज से जुड़ी हुई बात भी बहुत जरूरी थी, और ये हमारे जितने भी आज़मीन हज हैं जो हज के सफर पर इस साल रवाना होने वाले हैं, तो ये उनके लिए आसानियां पैदा करेंगे। मंत्री जी, आप जाहिर है कि बहुत मसरूफ है, पूरे प्रदेश